नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूँ आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का एनबी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन में। तो बात करते हैं कल लोकसभा में जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना भाषण दिया। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ने सोमवार को लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण को लेकर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा पर जवाब देने की बात कही है। इसी के साथ उन्होंने राहुल गांधी पर भी जमकर कटाक्ष किया और विपक्ष पर उन्होंने जमकर निशाना साधा। कई तरह की बातें उन्होंने कही है। जो बजट सत्र है वो जारी है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर जवाब दिया और विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। अपनी बात रखते हुए उन्होंने सबसे पहले लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि दी और कहा कि देश ने आदरणीय लता दीदी को खो दिया है। इतने लंबे काल तक जिनकी आवाज ने देश को मोहित किया, देश को प्रेरित भी किया, देश को भावनाओं से भर दिया। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने गरीबी से लेकर किसानों तक के हर मुद्दे की बात की और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि दी, उसके बाद गरीबी से अपने भाषण की शुरुआत की और राहुल गांधी के हर सवाल का जवाब उन्होंने अपने इस अभिभाषण में दिया। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने कई ऐसे सवाल किए थे जिसका जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदन में दिया। सबसे पहले राहुल गांधी के अगर एक सवाल की बात करें तो दो हिंदुस्तान बन गए हैं, एक गरीब और एक अमीर हिंदुस्तान। इस तरीके की बातें जो है वो राहुल गांधी ने अपने भाषण में कही थी। इसका जवाब देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना काल में भी किसी गरीब की भूख से मौत नहीं हुई। हम 80 करोड़ लोगों तक अब भी मुफ्त राशन पहुंचा रहे हैं। गरीब आज आवास का पैसा पहुंचते ही लखपति बन रहा है। गरीब कल्याण की योजनाओं का लाभ सीधे गरीबों तक पहुंच रहा है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने अभिभाषण में कहा। इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कांग्रेस तोड़ो और राज करो की विरासत को आगे बढ़ा रही है, ये बात कही। तमिल सेंटिमेंट को आग लगाने की कोशिश की गई। कांग्रेस टुकड़े टुकड़े गैंग की लीडर बन गई है, ये जो बात है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही। यानी टुकड़े टुकड़े गैंग का जिक्र एक बार फिर से प्रधानमंत्री द्वारा इस अभिभाषण में किया गया और गरीबी से लेकर महामारी तक की हर बात प्रधानमंत्री ने इस पूरे अपने भाषण में कही। कांग्रेस 1971 में गरीबी हटाओ के नारे पर चुनाव लड़ती आई है। गरीबी हटी नहीं, यूपीए की सरकार ने गरीबी की परिभाषा ही बदल डाली, ये भी बात प्रधानमंत्री ने कही। इसी के साथ हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था में डबल ए वेरिएंट पूरा रूप फैल चुका है और पूरे तरीके से जो रूप है वो अपना ले चुका है। अंबानी और अडानी पूरा धन चुने हुए लोगों के हाथ में जा रहा है, ये राहुल गांधी ने कहा था। इसके जवाब में प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस की सत्ता के समय सहयोगी भी 60 से 80 के दशक में उसे टाटा बिरला की सरकार बताते थे। ऐसा ही वे आज भी कर रहे हैं। कांग्रेस में ऐसे लोग बैठे हैं जो कहते हैं कि ये उद्यमी लोग कोरोना वायरस का वेरिएंट है और जो लोग इतिहास से सबक नहीं लेते वो इतिहास में ही खो जाते हैं। आपकी आदत नहीं बदली है, ये प्रधानमंत्री ने कहा। चलिए, तो प्रधानमंत्री के अभिभाषण का जिक्र करते हुए जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने तमाम बातें कही है और टुकड़े टुकड़े गैंग का एक बार फिर से जिक्र किया। गरीबी के साथ साथ गरीबी से लेकर महामारी तक तमाम बातों पर उन्होंने कांग्रेस पर कटाक्ष किया और अलग अलग तरीके से काफी शायराना अंदाज में कांग्रेस को जवाब भी दिया है। इसी पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद है, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। कुंवर सिंह जी हमारे साथ नेता कांग्रेस से मौजूद हैं। इसी के साथ बीरबल सिंह जी हमारे साथ नेता बीजेपी से मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है सर एनबी न्यूज पर। सबसे पहले मैं आप ही के पास कुंवर सिंह जी आना चाहूंगी क्योंकि कांग्रेस के सवालों का काफी अहम जवाब दिए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, क्या कुछ आप कहेंगे? मुस्कान जी, देश के प्रधानमंत्री जी कांग्रेस को भी जवाब दे रहे थे, उनको बधाई। साथ में 130 करोड़ लोगों को भी जवाब देना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री जी ने गरीबी रेखा की बात की। मैं बिल्कुल विनम्र आग्रह करना चाहता हूं कि 80 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे आपने लाकर और 5 किलो अनाज के लाइन पर खड़ा कर दिया, ये आपकी सफलता है। आपने कहा टुकड़े टुकड़े गैंग से कांग्रेस का ताल्लुक है,
मैं आपसे ही विनम्र आग्रह करना चाहता कि आपके ही मुख्यमंत्री सूबे के योगी आदित्यनाथ ने 80-20 का फार्मूला दिया। ये क्या है? ये टुकड़े टुकड़े करने का अपना प्लान नहीं, ये टुकड़े टुकड़े बताने का नहीं है, देश में विभाजन करने का नहीं है। 80-20 क्या है आप बताओ? आपने कहा कोरोना महामारी के अंदर कांग्रेस। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, कल ही लोकसभा में जवाब दिया गया है कि गंगा नदी पे जो लाशें बही उनका कोई हिसाब नहीं। पिछले बार लोकसभा में ही जवाब दिया गया था कि मजदूरों का रिकॉर्ड नहीं है। कोरोना के टाइम में जिनने अपनी जान गंवाई उन डॉक्टरों का रिकॉर्ड नहीं है। आपके पास रिकॉर्ड किस चीज का है? आपके पास जासूसी का रिकॉर्ड है, आपने 2 खरब रुपया जासूसी में बर्बाद किया, उसका जवाब कौन देगा? देश के आप नेहरू जी की बात करते हैं कि और राष्ट्रपति जी के अभिभाषण की। मैं माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी को ये कहना चाहता हूं कि आप तो रिप्रेजेंट करते हो भारत के लोकतंत्र को। आप ये कैसे भूल गए कि देश के ही 700 किसानों ने आंदोलन पे अपनी शहादत दे दी? एक लाइन आपने वो कहने की हिमाकत नहीं की। क्या वो किसान देश के नागरिक नहीं थे? वो टुकड़े टुकड़े गैंग के थे या 80-20 कर थे? आपने एक भी शब्द अमृत महोत्सव की चर्चा की, लेकिन महात्मा गांधी की चर्चा नहीं की। आप अमेरिका जाते हैं तो गांधी गांधी करते हैं, इटली जाते हैं तो गांधी गांधी करते हैं। और एक बात मुस्कान जी कहना चाहता हूं, विश्व के आप किसी कोने पर जाइएगा, अगर आप भारत का नाम लेंगे तो वहां के लोग कहते हैं महात्मा गांधी का देश। और आज इस अमृत महोत्सव की चर्चा राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में हुई, बिना महात्मा गांधी जी का नाम लिए आप कैसी आजादी पाना चाहते हैं? क्या आपने कहा कि कांग्रेस हिंसक फैलाना चाहती है? आपके कैबिनेट में 41 मिनिस्टर्स चार्ज है जो हत्या, बलात्कार, आगजनी, हत्या करने के प्रयास। आपके गृह मंत्री से लेकर तड़ी पार, एक गृह मंत्री को तो दुनिया ने देख लिया किस तरह से किसानों को कुचला उनके बेटे ने, और आप उसको मंत्री से पद से हटाने की हिम्मत नहीं कर पा रहे। आप विपक्ष को जवाब दे रहे थे या आप अपने ही वादे पर? 1 लाख सैनिक चीनी सीमा पर खड़े हैं, आप सदन को जवाब दीजिए। आप कहते हैं ना कोई घुसा है ना घुसने की कोशिश कर रहा, और आप हमारे देश के थल सेना के अध्यक्ष कहते हैं कि चीन हमारी सीमा पर अतिक्रमण कर रहा, वहां पर कॉलोनियां बसाई जा रही। कुंवर सिंह जी, मैं तो लौटूंगी मैं आपके पास आपसे एक बार आग्रह फिर से। करना मैं लौटूंगी कुंवर चाहता सिंह कि जी। देश के प्रधानमंत्री अब जुमला ना फेंके, ये देश का सदन है, लोकतंत्र है, जनता देख रही। ठीक है, मैं लौटूंगी एक बार फिर से। बिरपाल जी, आपका भी प्रतिक्रिया मैं चाहूंगी और तमाम आरोप जो लगाए हैं उस पर आपका जवाब। देखिए, जैसे उन्होंने बताया कि नेहरू जी के बारे में जो बात कही है, इनमें गलत कौन सी बात है? आपको मालूम है जब वो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे और उन्होंने ये कहा है कि अमेरिका में है हो या किसी दूसरे कंट्री में कोई भी घटना हो उसका फर्क आगे इंडिया में पड़ता है। मतलब आपने जरा सी महंगाई हुई, रात खड़े कर दिए। और उन्होंने उसका जवाब देते हुए कहा कि देखो कोरोना हमारे देश में तो क्या पूरे वर्ल्ड में कितना भयंकर महामारी थी, और हमने 80 करोड़ लोगों को जो जरूरतमंद थे बेचारे उन सबको खाने पीने का राशन दिया, और सबको मतलब रहने के लिए जितनी भी दवाई हो, राशन हो या कोई भी चीज दिया। और दूसरे मैं इनकी बात बताना चाहूंगा, राहुल गांधी जी का जितनी जवाब दे रहे हैं, भाई राहुल गांधी आज कह रहा है, राहुल गांधी ने देखा है राजस्थान में ये कहा था जब इलेक्शन थे कि भाई हम किसानों का कर्ज माफ करेंगे, हम ये काम करेंगे, लेकिन जब जैसे इलेक्शन जीत हुई कहने लगे नहीं तो काम संभव नहीं है, ये तो बहुत मुश्किल काम है। अच्छा, दूसरे मैं आपको बताऊंगा एक बात बताइयो, जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा है, इसमें कोई झुटला सकता है, कह सकता है कि भाई हमारे महामारी के कारण, कोरोना के कारण हमारे देश ने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सारे 80 करोड़ लोगों को खाने का वो राशन कमी नहीं हुई। जहां भी उनको दिक्कत हुई वहीं ट्रांसपोर्टर भेजेगा, उनको ले लेके प्रॉपर स्थान पे भेजेगा। तो इसमें बुराई क्या है कहने में, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। वो एक जरा सी महंगाई के ऊपर हाथ खड़े कर रहे हैं, और हम इतने बड़े एक लगभग 30 करोड़ लोगों को इतनी बड़ी महामारी में, जिससे सारा वर्ल्ड मतलब पूरा संसार परेशान है, उसके बावजूद इनको शर्म नहीं आ रही इस बात की। राहुल गांधी का आप जितने मैसेज सुन लीजिए, आज वो किसानों के पास खड़ा।
मुस्कान जी 60 साल तक इन्होंने चुनाव लड़ा है, 60 साल तक चुनाव लड़ा है, गरीबी के ऊपर लड़ा है। लेकिन आप ये बताइए गरीबी की महंगाई, उस दिन महंगाई क्या थी उस दिन, आज थी, आज कितने इंडेक्स क्या है आप देखिए। मतलब किसी भी फील्ड में चला जाइए या किसी भी फील्ड में देख लीजिए। ठीक है, इंडेक्स की आप बात ये करेंगे, बताइए आपने जो आंकड़े प्रोग्रेस किस बताए हैं तरफ उसकी नहीं भी है। बात करेंगे बिरपाल जी, तमाम बातों की हाँ। बात करेंगे, चर्चा की शुरुआत करेंगे इसके बाद, लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री ने किस तरीके से अभिभाषण दिया और कांग्रेस पर निशाना साधा वो सुनाते हैं आप। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं अपनी बात बताने से पहले कल जो घटना घटी उसके लिए दो शब्द जरूर कहना चाहूंगा। देश ने आदरणीय लता दीदी को खो दिया। इतने लंबे काल तक जिनकी आवाज ने देश को मोहित किया, देश को प्रेरित भी किया, देश को भावनाओं से भर दिया और एक अहर्निश सांस्कृतिक धरोहर को मजबूत करते हुए और देश की एकता को भी करीब करीब 36 भाषाओं में उन्होंने गाया। चलिए मौका मैं भी ले लूं। और जब अहंकार की बात मैं कर रहा हूं तब तो मुझे कहना ही पड़ेगा, वो जब दिन को रात कहें तो तुरंत मान जाओ, वो जब दिन को रात कहें तो तुरंत मान जाओ, नहीं मानोगे तो वो दिन में नकाब ओढ़ लेंगे। जरूरत हुई, जरूरत हुई प्लीज, आप जरूरत हुई तो हकीकत को थोड़ा बहुत मरोड़ लेंगे। वो मगरूर है, खुद की समझ पर बेइंतहा। उन्हें आईना मत दिखाओ, इन्हें आईना मत दिखाओ, वो आईने को भी तोड़ देंगे। माननीय अध्यक्ष जी, कोरोना एक वैश्विक महामारी थी, लेकिन उसे भी दलगत राजनीति के लिए उपयोग में लाया जाए, क्या ये मानवता के लिए अच्छा है? मैंने तो किसी का नाम नहीं दिया, कोई भी टोपी पहन लेने की क्या जरूरत है जी? अरे क्यों? लेकिन जब आप खड़े ही हो गए तो अब मैं नाम दे करके बोलना चाहता हूं। अब आप खड़े ही हो गए हैं तो मैं नाम दे करके बोलना चाहता हूं। इस कोरोना काल में कांग्रेस ने तो हद कर दी। पहली लहर के दौरान मौका दूंगा आपको, प्लीज। देखिए माननीय सदस्य, प्लीज बैठिए, ये तरीका ठीक नहीं है। आपको मैंने पर्याप्त, प्लीज बैठिए, प्लीज 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 प्लीज। माननीय अध्यक्ष जी, अभी तो मैंने सिर्फ इतना का हद कर दी। प्लीज, पहली लहर के दौरान मैंने आप देश जब पर्याप्त अवसर दिया था, लॉकडाउन का पालन कर रहा था, जब WHO दुनिया भर के लोगों को सलाह देता था, सारे हेल्थ एक्सपर्ट कह रहे थे कि जो जहां है वहीं पर रुके। सारी दुनिया में यह संदेश दिया जाता था, क्योंकि मनुष्य जहां जाएगा, अगर वो कोरोना से संक्रमित है तो कोरोना साथ ले जाएगा। तब कांग्रेस के लोगों ने क्या किया? मुंबई के रेलवे स्टेशन पर खड़े रह करके
मुंबई छोड़कर जाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए मुंबई में श्रमिकों को टिकट दिया गया, मुफ्त में टिकट दिया गया, लोगों को प्रेरित किया गया कि जाओ महाराष्ट्र में हमारे पर जो बोझ है वो जरा कम हो। चलिए तो चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से कर लेते हैं और इसी के साथ तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद है। रेशमा जायसवाल जी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के रूप में भी मौजूद हैं। बहुत स्वागत है मैम आपका एनबी न्यूज़ पर। सबसे पहले मैं माफ कीजिएगा बीरपाल सिंह जी, आपकी बात आप पूरी करें। आपको मैंने बीच में रोका था, आप अपनी बात पूरी करें क्योंकि अब आपने सुन भी लिया है प्रधानमंत्री ने किस तरीके से तमाम बातें कही थी। हाँ, तो मैंने आपको बता था, जैसे कि मैंने आपको पहले अभी मैं बता रहा हूँ, मुख्य मुद्दा ये था कि ये लोग जानबूझकर सारी स्थिति को डिस्टर्ब करना चाहते हैं। जैसे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है, कल भी कहा है और आज भी मैं आपको बता रहा हूँ कि इनकी किसी भी चीज में यदि सही काम है तो भी गलत है और गलत तो गलत होता ही है। तो इनको ये समझ नहीं है कि जनता के लिए कौन सा काम फायदे का है, कौन सा काम होना चाहिए, लेकिन इनको डिस्टर्ब करना होता है, बाकी कुछ नहीं है। आप कोई भी भाषण देख लीजिए, आपको मालूम है राहुल गांधी ने जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे एक बिल पास हुआ था, उसको कॉपी लेकर फाड़ दी। क्या उसके घर का राज था? क्या वो उसकी सरकार ने कानून बना, लेकिन वो प्रधानमंत्री के बनाए कानून को फाड़ रहा है? यही लॉजिक है, यही जानते हैं वो, और ये जनता को सबक देते हैं। आप देख लीजिए कितनी भी बातें उनकी आप उठा लीजिए, वो कितने लापरवाह हैं। जब कोई इस तरह की घटना आती है वो विदेश चले जाते हैं, अपने नाना के यहाँ चले जाते हैं। वो सीरियस किस मैटर में है आप ये देख लीजिए, उनके प्रदेश की सरकार देख लीजिए। यूपी में कोई घटना हो जाए वो सबसे पहले खड़े मिलते हैं, राजस्थान में कोई घटना हो जाए वो सबसे पीछे मिलते हैं। ठीक है, मैं मैं आपको वीडियो दिखा सकता हूँ, एक लड़की 8 दिन तक तड़पती रही और उसके रेपिस्ट वहीं घूमते रहे, लेकिन वहां की कोई इन्होंने खुद नहीं ली। ठीक है, तो इसका इनको जवाब तो इसका डिस्टर्ब जवाब करना कुंवर होता है, सिंह जी बाकी से इन पे ठीक है, इसका कानून जवाब नहीं कुंवर है। सिंह जी से लेंगे, लेकिन उससे पहले वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है सभी का। तो प्रधानमंत्री ने लोकसभा में जिस तरीके से कांग्रेस पर हमला बोला और कांग्रेस के तमाम सवालों का जवाब दिया, उसी पर चर्चा कर रहे हैं और एक बार चर्चा फिर से शुरू कर लेते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। रेशमा जी, आपके पास में आना चाहूंगी। आपने भी सुना भाषण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और सुना भी होगा कल जिस तरीके से उन्होंने शायराना अंदाज में तमाम बातें कही, कांग्रेस पर निशाना साधा, टुकड़े टुकड़े गैंग का जिक्र किया, महामारी, गरीबी, तमाम चीजों का जिक्र किया। उनके भाषण पर एक प्रतिक्रिया मैं आपकी चाहूंगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन मैं प्रधानमंत्री जी की प्रक्रिया जो उन्होंने कल बोला उसके ऊपर मेरी ये प्रतिक्रिया है कि जो भी उन्होंने कहा वो देश के प्रधानमंत्री हैं और उनकी हर बात बहुत गहराई की थी और बहुत सोचे समझे शब्दों में उन्होंने संसद में ये बात रखी। देश के विभाजन को लेके जो राहुल गांधी ने दो हिंदुस्तान बताए, या कि फिर जो तमिल के अंदर जब जो वहां के जो निवासी थे, जब हमारे ब्रिगेडियर रावत जी जो थे वो वहां पर गए और उनकी मृत्यु हुई तो सबसे पहले वही थे। तो कहीं ना कहीं वो सभी जो तथ्य थे वो सही थे। पर इसके बावजूद भी राहुल गांधी ने वहां पर उनको उस पार्टी को नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी और अपने जो भी उनके विचार थे, जो कि एक विचारधारा को लेकर वो चल रहे हैं, चाहे वो विभाजन की तरीके से करके इस बात को अपनी बातों को आगे रख सकते हैं, परंतु वो सारी बातें जो है वो विचारहीन थी, तथ्यहीन थी। और जब देश के प्रधानमंत्री, चाहे वो शायराना अंदाज में, पर वो अपनी बातों को उन्होंने देश के समक्ष रखा। हर बात को उन्होंने बखूबी समझा दिया कि देश को आजादी का जो अमृत महोत्सव चल रहा है उसको हमें ही बनाने को, हमें ही उसको करने की आगे जरूरत नहीं है। जिसने देश के अलग अलग इसमें जो पार्टियां जुड़ी है वो इसको मनाए। प्रधानमंत्री जी ने अपनी बातों को
बहुत खूबसूरती से रखा। और विपक्ष की नेहरू जी के ऊपर भी जो उन्होंने एक बात कही थी कि देश के लिए आजादी का मतलब जो है वो सिर्फ आजादी ही नहीं होता, उसमें एक जिम्मेदारियां भी साथ में आती हैं। पर शायद ये हमारे विपक्ष को ये बात समझ में नहीं आई। उन्होंने सिंपल सा अपना एक मुद्दा रखा है कि उन्हें किसी भी तरीके से बीजेपी को कोसना है, उसको नीचा दिखाना है, जबकि बीजेपी देश के लिए राजनीति करती है, विकास के लिए राजनीति करती है, धर्म की राजनीति करती है। बहुत सारे विकास हमने देखे हैं, पर उनको इस तथ्य पर उनका कोई विचार जो था वो प्रस्तुत नहीं हुआ। उन्होंने सिंपल अपने विचारों को अलग तरीके से प्रस्तुत किया। कुंवर सिंह जी। देखिए मुस्कान जी, मैं प्रधानमंत्री जी की बात सुन रहा था। उन्होंने कहा कि मुंबई के अंदर मजदूरों का पलायन हो रहा था और लोग इकट्ठे हो रहे थे। मैं प्रधानमंत्री जी को याद दिलाना चाहता हूं, नमस्ते ट्रंप का कार्यक्रम कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया था। जब कोरोना की शुरुआत हो रही थी, आपने उस समय गुजरात के अंदर नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम क्यों किया, ये देश को बता दीजिए। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, आपने ताली बजवाई, थाली बजवाई, ढोल नगाड़े बजवाए, फिर अब क्यों बंद है ढोल नगाड़े? क्या आपको पता नहीं है कि कोरोना किससे जाता है? ढोल नगाड़े बजाने से जाता है, ताली बजाने से जाता है। प्रधानमंत्री जी ने कहा कांग्रेस ने विभाजन का काम किया है। मैं आपके माध्यम से देश के सामने रखना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी एक बात स्पष्ट कर दीजिए, आज जब देश में कहीं भी चुनाव होता है तो महंगाई की बात क्यों नहीं होती? आपने कहा नेहरू जी ने महंगाई की बात की थी, आप भी महंगाई की बात करिए ना। आप कहते हैं जब चुनाव देश में नहीं होते कि पेट्रोल डीजल के दाम हमारे हाथ में नहीं। आज उत्तर प्रदेश में चुनाव घोषित हो गए, उस दिन के बाद पेट्रोल डीजल रसोई गैस के दाम नहीं बढ़े। पश्चिम बंगाल में जब चुनाव और 5 राज्यों में थे तब 65 दिन किसी पेट्रोल डीजल और रसोई गैस के दाम नहीं बढ़े थे। आपने बेरोजगारी का जिक्र क्यों नहीं किया? बेरोजगार लोग लाठी खा रहे, उसका जिक्र भी देश की लोकसभा में करते। और अपने कहे हुए मैं तो देश के सामने कहना चाहता हूं कि देश के प्रधानमंत्री दो काम कर दें। 2014 और 2019 में जो उन्होंने भाषण दिए हैं वो अपना सुन ले, देश के जनता को अपने आप पता लग जाएगा। आपने कहा था हम 2 करोड़ नौकरी उपलब्ध कराएंगे, 15 लाख रुपया उपलब्ध कराएंगे। और रही नेहरू जी की बात, तो मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं, भाखड़ा नंगरबाद, देश में आईआईटी, देश के विकास, जिस समय देश आजाद हुआ था देश के पास क्या था? सुई नहीं बनती थी। आईआईटी, आईआईएम। और एक बात और कहना चाहता हूं कि देश में परमाणु परीक्षण और परमाणु विकास केंद्र जो नेहरू जी ने 1964 में स्थापित किया था और देश की आयरन लेडी इंदिरा गांधी जी ने परमाणु परीक्षण 1974 में किया था। मोदी जी आप बताओ ना, आपने कौन सा इंस्टीट्यूट देश के सामने रखा है, बनाया है, जिसकी नींव आपने रख दी हो और तैयार हो गया है? आप कहते हैं पूंजीपतियों पर हम आरोप लगाते हैं। आपने 370 समाप्त किया, बहुत बहुत स्वागत है, हम भी स्वागत करते हैं। लेकिन आप बता दीजिए कितने कश्मीरी पंडितों को आपने वहां विस्थापित किया? आपने 3000 हेक्टेयर जमीन अडानी अंबानी को दी है, तो देश क्या कहेगा? ये देश में पहली बार ही हो रहा है कि किसानों पर के यंत्रों पर टैक्स लगाया जा रहा है। और बजट की बात करता हूं, मुस्कान जी एक मिनट का समय दे दीजिए। देश के किसानों की आय दोगुनी करने का आपने झांसा दिया था, जुमला दिया था। 2022 के बजट में 100 लाख करोड़ का आपने बजट पेश किया है और उस 39 लाख करोड़ के बजट में आपने पिछली बार 4.25% कृषि बजट रखा था। इस बार आपने घटाकर 3.80% बजट रखा। उसमें आपने एमएसपी की खरीदी घटा दी, उसमें आप खाद सब्सिडी घटा दी, उसमें आप सार्वजनिक वितरण प्रणाली में लोगों को अनाज देने की सब्सिडी घटा दी। और एक योजना आपने चालू की थी, प्रधानमंत्री जी याद दिलाना चाहता हूं, प्रधानमंत्री आशा योजना 2018 में, कि जो एमएसपी से किसानों की खरीदी होगी और बाजार में यदि भाव कम होगा तो हम भावांतर देंगे। आपने 2018 में 150 करोड़ रखा था और 2022 में आपने 1 करोड़ बजट रखा है आशा योजना में। मैं देश के सामने कहना चाहता हूं कि 1 करोड़ बजट में
आप देश के किसानों की आय दोगुनी करेंगे? देश देख रहा है महंगाई, बेरोजगारी, किसानों का रोड पे वीरपाल जी। आना, और आप कोरोना महामारी की बात कर रहे हैं। आपने शपथ पत्र दिया सुप्रीम कोर्ट में कि ठीक है। कोरोना महामारी वैश्विक महामारी नहीं है। आप ये स्वीकार करिए, और जितने लोगों ने अपनों को खोया, आप उनके पास हिसाब नहीं है। आप बात क्या कर रहे हो? लोग बेड के बिना, ऑक्सीजन के बिना, ठीक है कुंवर दवाई सिंह जी, मैं के लौटूंगी बिना आपके पास एक लोगों बार ने फिर से। अपनों ठीक को है खोया। आप वीरपाल कैसी सिंह जी, बात कर तमाम रहे हैं? आरोप लगा दिए हैं और ये बात शायद कांग्रेस के प्रवक्ता रखना भूल गए हैं। कोरोना महामारी में जो तमाम चीजें हुई उसमें अभी अभी ये जो वेबसाइट पर रिजल्ट सामने आया है पीएम केयर फंड का, 11,000 करोड़ रुपए पहले साल में जमा हुए थे और उसमें से मात्र 3,976 करोड़ रुपए हैं जो खर्च हुए हैं महामारी में। बाकी के पैसों का आप क्या करेंगे जरा वो भी बता दें, क्योंकि आसपास कहीं दिखता नजर आ नहीं रहा है। ना तो वैक्सीन देश में किसी को मिल रही है, ना तमाम चीजें मिल रही हैं। नहीं, वो पर विधायक खरीदेंगे प्रधानमंत्री कोटे से। भाजपा के 1,000 कार्यालय 4 तल्ला बनाएंगे। ठीक है, मैं लौटूंगी वीरपाल सिंह जी जो सवाल, वीरपाल सिंह जी से जवाब ले लूं मैं। कुंवर सिंह जी मैं लौटूंगी। वीरपाल जी इस बात का जवाब जरूर दीजिएगा, सुनिए इस बात का जवाब जरूर दीजिएगा, पीएम केयर फंड के बाकी तमाम जो राशि है वो कहाँ गई है? हाँ मुस्कान जी, देखो मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारे देश में 1952 में सबसे पहले लोकसभा का चुनाव हुआ था और उस समय हमारे प्रधानमंत्री जी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने ये कहा था कि भाई हम देश में बहुत गरीबी है, गरीबी हटाएंगे। और तब से लगभग 60 साल तक कांग्रेस की सरकार रही और कांग्रेस की सरकार हर बार नारा था गरीबी हटाएंगे, गरीबी हटाएंगे, गरीबी हटाएंगे, गरीबी हटाएंगे। राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा कि भाई हम केंद्र से 1 रुपया गरीब जनता के पास भेजते हैं और 10 पैसे उनको मिलते हैं, तो बाकी पैसे कहाँ गए? ये सब इनकी चैन खागी ना। इनके लोग जो इतने बड़े बड़े हैं वो भी बताऊंगा मैं, इतने बड़े बड़े घोटाले इनके। अच्छा आज क्या है, यदि केंद्र से 1 रुपया किसी गरीब के लिए भेजा जाता है तो 99 पैसे नहीं, 100 के 100 पैसे उसके खाते में पहुंच रहे हैं सीधे। ये है विजन, ये है बीजेपी का कांग्रेस में अंतर। अब और सुन लीजिए, पी चिदम्बरम जी मुख्य फाइनेंस मंत्री भी रहे और गृह मंत्री भी रहे। उनका खुद का स्टेटमेंट है, अपने किचन गार्डन बालकनी में गमलों में गोभी उगाई, इनकम टैक्स में रिबेट लिया। बताओ कितना? इनसे पूछना चाहता हूं मैं, 7 करोड़ का। क्या एक फाइनेंस मंत्री, देश का वित्त मंत्री, देश का गृह मंत्री गमलों में सब्जी उगाकर 7 करोड़ रुपए का इनकम टैक्स में रिबेट ले रहा है? मतलब इस बात को इस देश में कोई भी एक भी आदमी नहीं कह सकता, एक भी जो बेचारा खेती और मजदूर आदमी है ना वो भी नहीं कह सकता इस बात को, वो भी जानता है। ठीक है, इस बात का जवाब मैं ले लूंगी कांग्रेस से, इस बात का जवाब लिया जाएगा, लेकिन मेरा जो सवाल था उसका जवाब आपने अभी तक नहीं दिया है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से उसी सवाल के साथ वापस लौटेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो चलिए सीधे रुक कर लेते हैं गेस्ट की ओर, तमाम बातें उन्हीं से एक बार फिर से शुरू कर लेंगे। वीरपाल जी, मेरा जो सवाल था आपसे, आप उसका जवाब अभी तक नहीं दे पाए हैं और मुझे उसका जवाब आज चाहिए। कहाँ है वो बाकी के पैसे, राशि कहाँ की, कहाँ है? पीएम केयर फंड में अगर एक साल में 11,000 करोड़ रुपए जमा होते हैं, इतनी वृद्धि एक साल में राशि जमा होती है, तो ये वाकई बहुत बड़ी बात है। ठीक है, जनता ने आपकी सहायता की, तमाम बड़ी हस्तियां मौजूद रही कोरोना काल में, किस तरीके से देखा हमने जब तमाम लोगों ने फंड दिया, लेकिन वो फंड तो जनता के भी काम नहीं आया। और ये 11,000 करोड़ की बात नहीं है, पहले भी बहुत सारे पैसे रहे होंगे ना, उसमें राशि तो बहुत होगी। कौन कह रहा है जनता के काम नहीं आया? आप बताइए, सारे देश में वेंटिलेटर खरीदे गए हैं, जितनी भी प्रयोग होने वाले आइटम थे, जितनी भी ये मेडिकल सामग्री खरीदी गई, सारे हॉस्पिटल को सप्लाई करी गई है, सभी लोग उसका फायदा उठा रहे हैं। सभी वेंटिलेटर जितने भी खरीदे गए हॉस्पिटल, सभी हॉस्पिटल को दिए गए हैं, उनका किसके लिए प्रयोग हो रहा है? गरीब जनता के लिए। वेंटिलेटर वो वेंटिलेटर सरकारी अस्पतालों में धूल फांक रहे हैं वीरपाल सिंह जी। आप
आप देख लीजिए, आप ये हर आदमी को 5 लाख रुपए की जो सरकारी मेडिकल एड है वो सबको फ्री दी जा रही है। आपको सबको मालूम है कि उसी के लिए तो यूज हो रही है। और देखो कोरोना की सप्लाई, आप देखिए कोरोना वैक्सीन की सप्लाई, आप देखिए फ्री कितने करोड़ है। देखो गरीब जनता के लिए राशन 80 करोड़ लोगों को दिया जा रहा है। कोरोना काल में निजी अस्पतालों को भी फ्री में दे रहे हैं क्या आप? अरे वो तो उनका अपना मेंटेनेंस है। निजी अस्पतालों को फ्री में दे रहे हैं क्या? वैक्सीन भी आप अगर बाहर से खरीद कर ला रहे हैं ना, तो उसका भी आपको देश में ही पैसा मिल रहा है। देखो आपको भी मालूम है, जो पहले सबसे प्रायोरिटी दी जाता है जरूरतमंद को, जो बेचारा हेल्पलेस नहीं खरीद सकता, और बाकी फिर जिसको भी आवश्यकता उसको दी जा रही है। इसमें कोई ऐसी बात ही नहीं है। तो फिर वीरपाल सिंह जी, फिर क्यों आप ढकोसला करते हैं मुफ्त में वैक्सीन देने का? क्यों बातें करते हैं इस तरीके की? कौन सी मुफ्त में वैक्सीन दे रहे हैं आप, जरा ये बता दें। आप बताइए कांग्रेस ने कौन सा काम किया? आप अपनी बात करें ना, कांग्रेस से मैं कांग्रेस की बात कर लूंगी, आप अपनी बात तो करें कम से कम। तमाम बातें बोलने के लिए आपके पास होते हैं, लेकिन सवाल पूछ लिया जाए तो उसका जवाब आपके पास नहीं होता। किसान सम्मान निधि सबको मिल रही है, आप बताइए नहीं मिल रही है, किसको मिल रहा है? और ये बता रहे थे मैं पीएम केयर फंड में जनता के पास जो पैसे, जनता के जो पैसे हैं, जनता की जो राशि है, उनको सही तरीके से सुविधाएं मिल रही है या नहीं, इसकी बात कर रही हूँ। किसान सम्मान निधि, पीएम आवास योजना, इनको एक जरा साइड में रखकर बात करिएगा। पहले 1,25,000 करोड़ रुपए था, आपकी बार 1,40,000 करोड़ रुपए जो हमसे कम बता रहे थे, कम हुआ। किसी के लिए बजट बढ़ा है आपको पता नहीं, इनको मालूम नहीं इस बात का। आपको पता है कितने प्रतिशत खर्च हुआ, जरा बता दे। कोरोना काल में पीएम केयर फंड से कितने प्रतिशत खर्च हुआ है, बस इतना बताइएगा। सुनो, जहां भी आपको मालूम कितने प्रतिशत खर्च हुआ वीरपाल सिंह जी, जनता के लिए कितने प्रतिशत खर्च किया आपने पीएम केयर फंड से? उसमें कोई घोटाला थोड़ी है, बीजेपी सरकार तो दूध की धुली बैठी है सत्ता में। बीजेपी सरकार तो दूध की धुली बैठी है सत्ता में। बीजेपी कोई ढकोसला नहीं करती, बीजेपी कोई घोटाला नहीं करती। मात्र 36%, मात्र 36% जनता के बीच में गया है वो पैसा, और उसकी सुविधाएं भी जनता को पूरे तरीके से नहीं मिल पाई है। उसकी सुविधाएं भी नहीं मिल पाई है जनता को पूरे तरीके से। वीरपाल सिंह जी, पहले देखो, जिन लोगों को पहले कोई सुविधा नहीं मिलती थी, गरीब लोगों को, उनको सारी सुविधा दी जा रही है पहले, और जो आदमी खुद अपने अफोर्ड कर सकता है वो कर ही रहा है। आपने जैसे ही बता, सवाल का जवाब नहीं है इनके पास। ठीक है, सवाल का जवाब नहीं है आपके पास। रेशमा जी, पीएम केयर फंड की ही बात मैं करूंगी। बार बार लगातार ये बातें सामने आती है, प्रधानमंत्री ने बहुत अच्छे काम किए, बहुत विकास किया, लेकिन पीएम केयर फंड पर उस पीएम केयर फंड से जुड़ी जो वेबसाइट है, उस पर जो ये आंकड़े सामने हैं, ये वाकई चौंकाने वाले हैं। मात्र 36% जनता के बीच में गया है। जनता के लिए वो पैसा रखा गया था, जनता के लिए पीएम केयर फंड बनाया गया था, और मात्र 36%। जी, आपसे भले आपसे कहते हैं कि मात्र 36% जो है वो जनता के लिए यूज किया गया है पैसा, लेकिन मैं इसमें एक बात कहना चाहूंगी कि पीएम केयर फंड से जो ये पैसा बचा है, वो पूरे देश की जनता के जो हालात कोरोना काल में गुजरे हैं उसके अंतर्गत ये पैसा खर्च हुआ है। और जो बाकी का पैसा यदि बचा भी है, ये इसका वीडियो चला जाता है, तो उसके अंदर भी उन्होंने जो जनता के लिए जो वेंटिलेटर लगाए हैं, जो हॉस्पिटल्स में सुविधाएं उपलब्ध कराई है, जो गरीब लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था करवाई गई है, जो यातायात की सुविधाएं करवाई है, और भी ना मालूम कितने और ऐसी सुविधाएं जो कि पीएम केयर फंड से कोरोना काल में मैं मानती हूँ ये बातें जनता के हित में खर्च हुई होंगी। आप मेरी बात सुनिए कि यदि वो पैसे बचे भी होंगे तो पीएम के ऊपर, हमारे प्रधानमंत्री जी के ऊपर कोई भी ऐसा घोटाला या दाग नहीं है कि उन्होंने अपने किसी रिश्तेदार को दिए, या किसी अपने घोटाले में खर्च किए, या कि किसी निजी जो कारोबारी है उसको दे दिए गए। सीधी सी बात है, यदि पीएम केयर फंड से 36,000 करोड़ रुपया कोरोना काल में खर्च हुआ, या कि उसके बावजूद जो पैसा बचा वो जनता के लिए, जनता के विकास के लिए, जनता के सुख के लिए, उन गरीबों के विकास के लिए, महिलाएं जो कि उस कोरोना काल से गुजर रही थी, या फिर जो कि बहुत अपने जिनके परिजनों की मृत्यु हुई, उसको उनकी मृत्यु के दौरान जो पैसा जो है वहाँ पे दिया गया। कोरोना काल में लगभग सभी पैसा जो है वो वहाँ पर यूज हो गया। जो भी उसके बावजूद भी यदि जो कोई पैसा बचा तो वो देश की जनता के लिए। रेशमा जी, एक सवाल का जवाब मैं चाहूंगी आपसे, सिर्फ और सिर्फ एक सवाल, सिर्फ एक सवाल। एक राज्य
चुनावी मोड़ चल रहा है, एक राज्य को अरबों खरबों करोड़ रुपए की सौगात दी जा रही है, 10,000 करोड़ रुपए की सौगातें जो हैं वो दी जा रही है। एक राज्य को जब इतनी सौगात दी जाती है तो क्या पूरे देश में, पूरे देश की जनता के लिए, उनकी सुविधाओं के लिए मात्र 3,000 करोड़ रुपए, 4,000 लगा लीजिए आप, 3,700 कुछ है, 4,000 लगा लीजिए, मात्र 4,000 करोड़ रुपए में पूरी जनता का भला हो गया क्या? मुस्कान जी, आप मात्र मत लगाइए क्योंकि ये रकम बहुत बड़ी होती है। और लेकिन देश के सामने ये मात्र है रेशमा जी, देश के सामने ये मात्र है। देश के लिए ये मात्र है, लेकिन एक राज्य के लिए 10,000 करोड़ और 3,000 करोड़ के आंकड़े में बड़े फर्क है। लेकिन वो जो सारा पैसा है वो देश के संपूर्ण राज्य जितने हमारे देश के हैं उन सभी में डिस्ट्रीब्यूट है। उसी के लिए वो आगे उसके विकास के लिए, उसकी महिलाओं के लिए, उसके बच्चों के लिए, देश की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए वो पैसा है। एकमात्र राज्य की बात की, यहाँ पे पूरे देश की हम बात करेंगे मुस्कान जी, एक राज्य की हम बात नहीं कर सकते। अगर हम एक जगह पर, मैंने तो आपको एक एग्जांपल दिया, मैं किसी राज्य की बात नहीं कर रही हूँ। मैं तो ये कह रही हूँ कि जब आप एक राज्य को 10,000 करोड़ रुपए दे सकते हैं तो मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि आखिर पूरे देश की जनता को संभालने के लिए, पूरे देश की जनता को सुविधाएं देने के लिए मात्र 4,000 करोड़ रुपए। मैं इसमें बस आपसे एक ही बात कहना चाहूंगी, ये आप कह रही है मात्र 4,000 रुपए, चलिए मैं मान भी लेती हूँ, लेकिन उसके अलावा जो धनराशि जो कि बजट के अंदर निकली है अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग देने के लिए, वो उसके लिए तो आपने अभी जिक्र नहीं किया कि उसको भी दिया जा रहा है। चाहे वो आर्थिक स्थिति की हो, चाहे वो साइंस के लिए हो, चाहे वो एजुकेशन के लिए हो, चाहे वो बेरोजगारी को रोजगारों के लिए हो, जो विभिन्न प्रकार की जो योजनाएं चलाई गई है उनके लिए जो खर्च होगा वो मात्र में तो नहीं आएगा ना। वो सारा कुछ मिला कर जो धनराशि है वो बजट के हिसाब से जो निकाली गई उसके हिसाब से पूरे देश की राशि है, वो आपकी है, हमारी है और पूरे देश की हर प्रति व्यक्ति की राशि है, जहाँ से वो राशि के जिसके लिए आप मात्र 4,000 करोड़ रुपए कह रहे हैं, उसके अलावा भी तो राशि आप मैं माफी चाहूंगी आपसे, हो सकता है मेरी बातें आपको थोड़ा तीखी लग जाए रेशमा जी, लेकिन देश आपको सुन रहा है। प्रधानमंत्री ने काम किए है ना, प्रधानमंत्री ने काम किए हैं, उसकी सराहना हमने खूब की है, इसी टीवी चैनल पर सराहना की है, लेकिन जहां वो गलत होंगे हमारा फर्ज है वो सवाल उठाना। और ये बात समझने की जरूरत है कि पीएम केयर फंड में 2020-21 में 3 गुना वृद्धि हुई है, उस राशि में 3 गुना, उसके बावजूद भी मात्र ही है ये 4,000। उस राशि को देखते हुए ये 4,000 मेरे नजरिए में तो मात्र है। जनता की सुविधाएं अगर आप दे रहे हैं, उसके बाद आप कहते हैं हम जनता को फ्री में राशन भी दे रहे हैं, हम जनता को मुफ्त में वैक्सीन भी दे रहे हैं, लेकिन वो तमाम चीजें कहीं नहीं दिखती है। इतनी फैसिलिटी जो कोरोना काल के अंदर दी गई उसमें चाहे वेंटिलेटर से दी गई, चाहे दवाइयों से दी गई, चाहे दोबारा वैक्सीन लगाने के लिए प्रोत्साहन किया गया उसमें जो खर्चा हुआ, या कि उसके अलावा अलग अलग तरीके से पूरे देश के राज्यों में अलग अलग योजनाएं चलाई गई, ये देश के लोगों के लिए ही तो चलाई गई, प्रधानमंत्री ने खुद के लिए तो किया नहीं होगा। वही तो बात है रेशमा जी, वही तो मैं कह रही हूँ, कितनी योजनाएं गिनवा दी आपने। देखिए, जनता को राशन मुफ्त दिया गया, वैक्सीन मुफ्त दी गई, जनता को आने जाने के लिए सुविधाएं दी गई, अलग अलग बसेस चलाई गई, बहुत सारी सुविधाएं जनता को दी, फिर भी 4,000 करोड़ में सब हो गया। 4,000 करोड़ में नहीं हुआ, मैं तो बता तो रही हूँ। 4,000 करोड़ देश के लिए मेरे लिए भी बहुत है कि ये बहुत बड़ी रकम नहीं है पूरे देश के लिए, लेकिन उसके अलावा भी तो आप पीछे जाकर देखिए ना, उसके अलावा कितनी ऐसी योजनाएं हैं जिनसे लाखों करोड़ों अरबों खरबों रुपया जो है वो खर्च किया जा रहा है और योजनाओं के अंतर्गत दिया जा रहा है, चाहे वो रोजगार हो, चाहे वो मेडिकल सिस्टम हो, चाहे वो आपका विकास का सिस्टम हो, चाहे वो कोई दूसरा हमारा राजनीतिक का कोई भी और ऐसी योजना हो जिसको लेकर हम देश को आगे विकास की बात करते हैं। ठीक है, कुंवर सिंह जी। मुस्कान जी, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। देखिए, पीएम केयर फंड को दिल्ली की हाई कोर्ट पे देश की सरकार ने ये कहा कि ये फंड सरकारी नहीं है, ये फंड लोगों की मदद के लिए। तो जब 11,000 करोड़ रुपए इकट्ठे हुए तो आपने उसका 36% ही आप ही कहते हो और दुनिया देख रही है, आपने 72 अरब रुपया आपने विश्व बैंक से कर्जा लिया, आपके पास पैसे है, उसका उपयोग आप नहीं कर पा रहे हैं। अभी बहन जी हमारी कह रही थी प्रधानमंत्री जी ने ये किया। बहन जी, एक तरफा मत देखिए, दूसरी तरफ भी देखिए। प्रधानमंत्री जी के पास ये पैसे स्टॉक पड़े, क्यों उपयोग नहीं है? और भ्रष्टाचार की आप बात कर रही, जितने आपने वेंटिलेटर खरीदे हैं
आप पता लगवा लीजिए देश के अंदर अस्पतालों में कितने चालू हैं और कितने बंद हैं। वो बात भी ठीक है। प्रधानमंत्री देखिए केयर फंड में एक बात और कुंवर सिंह जी, चालू है या बंद है वो बात अलग बात है, लेकिन ये जो हम 4000 करोड़ की बात कर रहे हैं उसमें ये भी समझने वाली बात है कि सरकार ने ये 4000 करोड़ का इस्तेमाल किया है जनता की सुविधा के लिए, लेकिन इस बीच हमने देखा है वो समय भी जब तमाम बड़ी हस्तियां आकर जनता को खुद बीच में, सोनू सूद की बात कर ले क्योंकि उनका नाम लेने में कोई हर्ज नहीं है, उन्होंने किस तरीके से जनता की सेवा की। और भी कई बड़े नेता हैं, बीजेपी के भी कई बड़े नेता हैं, कांग्रेस तमाम पार्टियों के नेता हैं और तमाम जो अभिनेता हैं वो भी मौजूद थे। उन्होंने अपने अलग से पैसे उनको दिए, अलग से राशि उनको दी, उनकी सुविधाओं के लिए अलग अलग बसेस चलाई, अलग अलग होटल्स में उनको रुकने की सुविधाएं दी। उसके बावजूद भी इतनी कम राशि का इस्तेमाल मुझे समझ नहीं आ रहा। मुस्कान जी, देश की सरकार जो चलाए, लोकतंत्र दो पहलू का होता है, एक सत्ता का और पक्ष का और विपक्ष का। पक्ष यानी सत्ता में आज बीजेपी बैठी और देश का नेतृत्व तो प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। देश में जब अभिनेता, समाज सेवी, नेता इस महामारी में मदद कर रहे थे, मैं पूछना चाहता हूं, आप राहुल गांधी पर सवाल उठाते हो। आप राहुल गांधी क्या एक सांसद हैं? ऐसे एक 372 सांसद आपके पास हैं लोकसभा में, राज्यसभा में अलग से हैं। आप सबका हिसाब बता दीजिए। आप देश के गृह मंत्री कहते हैं कांग्रेस पार्टी ने क्या, सरकार पर आप बैठे हैं, पैसे आपके पास हैं, आपको इस्तेमाल करना चाहिए। आपका बीजेपी का एक दिन का जो इनकमिंग था 10 करोड़ रुपया है और आपने इलेक्टोरल बॉन्ड चलाए, आपने 1000 कार्यालय बना लिए। आपकी बीजेपी की आय इन 8 सालों में 4800 करोड़ रुपया हो गई। मैं पूछना चाहता हूं कि एक तरफ बीजेपी की आय 4800 करोड़ रुपया हो गई और दूसरी तरफ 10 करोड़ लोगों की नौकरी चली गई। आपने उसके बारे में देश को क्यों नहीं बताया? महामारी में जिन लोगों ने अपनों को खोया, आप लिस्ट जारी कर दीजिए ना कि कितने लोगों को केंद्र सरकार ने मदद की। पहले तो आप कह रहे थे हम वैक्सीन फ्री देंगे, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा 35,000 करोड़ आपने बजट में वैक्सीन के लिए रखा है, अगले ही दिन प्रधानमंत्री जी आते हैं बोलते हैं हम वैक्सीन फ्री देंगे। ठीक है, लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि आज इससे पहले भी जितनी महामारियां थी लोगों को वैक्सीन मिली है, लेकिन इस तरह प्रचार नहीं किया गया। भाजपा के नेता ने एक बात कही कि पी चिदम्बरम ने गमले पर उगा दिया। मैं इनको याद दिला दूं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री 1 हेक्टेयर में खेती करते हैं, हेलीकॉप्टर से आते हैं और 1 हेक्टेयर में 1 साल की 16 करोड़ रुपया आए हैं। जरा उस पर भी गौर कर लीजिए श्रीमान जी। आप दूसरे के ऊपर अंगुली उठा रहे हैं तो 4 उंगलियां आपकी तरफ है। आपके अमित शाह के बेटे जैसा 1600 उसकी आय 1600 गुना बढ़ी, उस पर भी देश को बता दीजिए। कौन सी योग्यता है जो बीसीसीआई का चेयरमैन बन गया? तो आपके ही पार्टी के लोग अंगुलियां उठा रहे हैं। और कल का लोकसभा देखिए, राजीव प्रताप रूढ़ी ने सवाल पूछा है, आप याद देख लीजिए लोकसभा में कि देश के अंदर बिहार का जो पैसा जाता है वो बिहार नहीं पहुंचता, तो स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ कहां जा रहा है, पैसा बता दीजिए। तो मैं कहना चाहता हूं सरकार में आप है और गलती स्वीकार करिए। देश को तबाह कर दिया, देश को बर्बाद कर दिया, बेरोजगारों पर गोली, देशद्रोह का मुकदमा लगाते हो आप। और यदि रोजगार मांगते हैं तो आप कहते हो कि आपके खिलाफ कानूनी कार्यवाही करेंगे, कभी नौकरी नहीं देंगे। तमाम आरोप ये तो आपने लगा दिए। लोकतंत्र है। जरा ये बता दें कि छत्तीसगढ़ में, पंजाब में, राजस्थान में कितने दे दिया आपने रोजगार युवाओं को? कितना आपने महंगाई कम कर दी? आप उत्तराखंड में जाकर सुनिए, आप उत्तराखंड में जाकर कहते हैं कि हम 500 रुपए सिलेंडर देंगे, जो आपके हाथ में राज्य है उनसे वहां तो आपसे कुछ हो नहीं रहा, वहां जाकर आप अलग अलग गारंटियां दे रहे हैं, कहां से देंगे आप ये भी बता दें। मुस्कान जी, मुझे समय दीजिएगा। देश के अंदर छत्तीसगढ़ ऐसा राज्य है जहां 2500 रुपए धान खरीदी जा रही है। मैं नरेंद्र मोदी और उनकी पूरी कैबिनेट, पूरी भारतीय जनता पार्टी को चैलेंज करता हूं, 2500 रुपया देश के अंदर और कहीं धान खरीद कर दिखा दे, मैं चैलेंज करता हूं। 2004 में मध्य प्रदेश के अंदर भाजपा ने कहा था हम 50,000 का कर्जा माफ करेंगे, उमा भारती की सरकार बनी थी, आज तक 5 पैसे नहीं किया। हमने किसानों का कर्जा माफ किया। आपको याद दिला दूं, 10 रुपया डीजल पेट्रोल का कीमत राजस्थान में घटाया गया, छत्तीसगढ़ में घटाया गया और पंजाब में चन्नी साहब ने बिजली बिल माफ किया, वहां पर किसानों का कर्जा माफ किया। आप ही देख रहे हैं। के लिए है, सब चुनाव के लिए,
सब चुनाव के मद्देनजर। तो क्या नरेंद्र मोदी जी चुनाव के लिए नहीं आ रहे? कल आप देखिए, उन्होंने नहीं कहा था। मैं वो एक तो हम सवाल उनसे तो मुस्कान बात कर जी, ही रहे हैं, बात तो आपसे भी होगी ना। ऐसा तो है नहीं कि बीजेपी से बिल्कुल बात मैं हो जाए और तैयार आपसे सवाल ना किए जाए। छत्तीसगढ़ में पेट्रोल नहीं डीजल की मुस्कान जी, छत्तीसगढ़ में पेट्रोल डीजल की कीमत बताइएगा, राजस्थान में भी बताइएगा और पंजाब में भी, और इसी के साथ राजस्थान में महाराष्ट्र सब में ठीक महाविकास है। अघाड़ी हाँ, सरकार मैं है। यही बता रहा हूँ आपको। महाराष्ट्र में बिल्कुल ठीक कह महाविकास रहे हो। अघाड़ी सरकार है, वहां पर आपसे कुछ नहीं मुस्कान हुआ। जी, राजस्थान में आप मुस्कान जी, एक सेकंड बीरपाल जी, राजस्थान में आप जरा कुंवर सिंह जी रेप के केसेस का आंकड़ा बता दीजिए, महिलाएं किस तरीके से बिल्कुल। प्रताड़ित हो रही है उनका आंकड़ा बता दीजिए। महाराष्ट्र में बता दीजिए कितनी महाराष्ट्र में जो तमाम तस्करी नशे की हो रही है उसका जिक्र कर लीजिए। मुस्कान जी समय दीजिए। देश के अंदर ठीक है, मैं समय दूंगी आपको। राजस्थान, ठीक है, आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से कर लेते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। मैं कुंवर सिंह जी लौटूंगी आपके पास, आपसे भी तमाम सवालों के मैं जवाब लूंगी, लेकिन बीरपाल जी कुछ कहना चाह रहे हैं, पहले मैं उनके पास जाना चाहूंगी। बीरपाल जी, समय की कमी है, मात्र 1 मिनट में अपना जवाब दीजिएगा। हाँ, देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा 2020-21 के ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार पीएम केयर फंड बढ़कर 10,990 करोड़ हो गया, और इसका वितरण भी सुन लीजिए बढ़कर 3,976 करोड़ रुपए का प्रवासी पब्लिक पर खर्च हुआ। इसमें से 1,000 करोड़ रुपए प्रवासी कल्याण पर खर्च हुआ, और 1,392 करोड़ रुपए से अधिक की टीकाकरण के लिए वैक्सीन खरीदी गई है। आप ये बताइए, पीएम केयर फंड का प्रयोग कहाँ नहीं हो रहा, इसमें कहाँ घोटाला है? प्रॉपर जनता को सुविधा दी जा रही है, आपको मालूम ही है, ये सब बता रहे हैं। जिस हॉस्पिटल में जहां कहीं भी मेडिकल की सुविधा दी जा रही है, पीएम केयर फंड से जा रहा है, चाहे वेंटिलेटर हो, चाहे टेस्ट करने की मशीन हो, चाहे एक्सरे मशीन हो, कोई भी हो, मतलब पब्लिक को अधिक से अधिक सुविधा दी जा रही है। अब पीएम केयर फंड का जितना उचित उपयोग हो रहा है, समुचित हो, आज तक किसी सरकार ने नहीं किया। और देखो, मेडिकल हेल्थ जितनी जनता के लिए बढ़ती जा रही है, आप पहले देख लीजिए, आप देख लीजिए, आप पहले वाले कोरोना काल में देख लीजिए जो पहली वेव था, लेकिन अब की देख लीजिए, देश ने प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कितना बढ़िया मैनेजमेंट हुआ, कितना बढ़िया प्रबंध हुआ, जो सब जनता उसका फायदा ले रही है और सबको फायदा दिया जा रहा है। ये अपने आप ही खुद को क्लीन चिट देना बंद करिए ना बीरपाल सिंह जी। कितना क्लीन चिट देगी बीजेपी खुद को? हमेशा खुद को क्लीन चिट देकर आप निकल जाते हैं। बहुत अच्छा मैनेजमेंट किया है आपने कोरोना काल में। जितना मिसमैनेजमेंट कोरोना काल में हुआ है, मुझे नहीं लगता आज से पहले कभी हुआ होगा। ये मिसमैनेजमेंट आपको मानना होगा, क्योंकि हमने देखी है तमाम स्थितियां। अस्पतालों के बाहर लोगों को मरते देखा है, तड़पते हुए, ऑक्सीजन की कमी से लोगों को मरते हुए देखा है। आप लोकसभा राज्यसभा में जाकर कह देंगे कि कोई नहीं मरा, किसी की मौत नहीं हुई, तो ये सच नहीं हो जाएगा। आंखों देखी तस्वीरों को आप झुठला रहे हैं। मुस्कान जी, आपको मालूम होना चाहिए कोरोना काल में यूपी रोडवेज की बसें गई थी, जो सारी बसें बिहार, बंगाल, आसाम हर जगह अपने प्रवासियों छोड़कर। बीरपाल सिंह जी, जो सवाल किया जाए कम से कम उसका जवाब दे दीजिए। आप इधर उधर की बातें हमेशा करते हैं, सवाल का जवाब नहीं देते हैं। आपने कहा पीएम केयर फंड का कैसे जनता को फैसिलिटी दी जा रही है, वही तो बता रहा हूँ मैं आपको। देखो जनता के लिए कितनी फैसिलिटी दी गई है, और आप राशन देख लीजिए, सूखा राशन देख लीजिए, गीला राशन देख लीजिए, खाना देख लीजिए, कोई भी सुविधा देख लीजिए, किसी क्षेत्र में देश के हर भाग में पब्लिक को सुविधा दी गई है। हो गया आपका? मैं जरा सवाल पूछ लूं अब आपसे, जरा बता दीजिए कि अस्पतालों के बाहर अस्पतालों के बाहर मरते लोगों की तस्वीरें, अस्पतालों के बाहर तड़पते लोगों की तस्वीरें, लोगों ने खुद को खोया, ऑक्सीजन की कमी से देखा हमने, ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी, ऑक्सीजन की कमी, और आज जिस तरीके से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर थे उनकी भी कमी हो गई थी, और गंगा में जो लाशें बही है उसका जरा जिक्र कर दीजिए एक बार। लाशों का टेस्ट किया गया, बाद में मालूम हुआ इस बात का भी, किसी ने टेस्ट किया था, ये बता रहा हूं आपको, मैं एग्जैक्टली बता रहा, लेकिन उसमें कोई भी आदमी कोरोना काल का नहीं था। किसने टेस्ट किया? कोरोना से किसने टेस्ट किया? आप टेस्ट करवा गए थे क्या? आप थे वहां पर मौजूद टेस्ट करने के लिए? किसने टेस्ट किया? ये उठ पटांग बात है, यहाँ पर मत करें। किसी ने टेस्ट किया और आप किसी की बात मान लेंगे?
और किसी देखो, ने टेस्ट आपको किया, आप मालूम किसी की होगा, बात मान लेंगे? अगर कहीं विदेशों से भी अगर आपके पास ये आंकड़े आ जाए ना कि देश में इनइक्वालिटी कितनी है, देश में रेप के आंकड़े कितने हैं, तो आप नहीं मानेंगे। तब कहा जाता है कि देश की छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। अब किसी ने टेस्ट किया है और आपने मान लिया कि वो कोरोना काल के आंकड़े नहीं थे। पहले एक की बात पर तुलना- रहिए बीरपाल जी, एक बात पर रहिएगा, और यहाँ पर इस तरीके की बातें मत करिए कि किसी ने टेस्ट किया और आपने मान लिया। सरकार क्या कर रही है? टेस्ट जब किसी करेगा तो 2014 से पहले की तुलना कर लीजिए, अब देश की स्थिति देखना। अब देखो, कहाँ 2014 है? से पहले पहुंच गए। देखो, कोरोना विदेश में- कब था? देखो, विदेश में- कोरोना की बात हो रही है। 2014 से पहले पूरा- कोरोना नहीं था। हाँ, वो ठीक है, आपके पास कोरोना नहीं था। कोरोना तो अभी 2 साल से था, 2 साल से देख लीजिए आप। मैनेजमेंट तो देखिए, प्रबंध तो देखिए, जनता के लिए सुविधा तो देखिए, मेडिकल उसी प्रबंधों को देख पहले जब का दिलासा अब क्या होता है? है ना, तब इस तरीके की बातें निकलकर सामने आती है। और फिर बीजेपी के प्रवक्ता ये बात कहते हैं कि किसी ने जांच की और हमें पता चला कि वो कोरोना के नहीं थे। जिन लोगों ने अपनों को खोया है ना बीरपाल जी, जिन लोगों ने अपनों को खोया है, उनके मन में जो कसक है ना, उनको जरा जाकर समझिएगा, कभी समझिएगा क्या कुछ कसक है उनके मन में अभी भी। ठीक है कुंवर सिंह जी, जनता के लिए मेडिकल 5 लाख रुपए की फ्री की सहायता दी है, किस पैरबंदर ने दिए बताइए आप? ठीक है, अब मुझसे सवाल मत पूछिए, मेरा काम है सवाल पूछना और आप जवाब दीजिएगा, लेकिन सवालों के जवाब आपके पास नहीं है, इसलिए आप इधर उधर की बातें कर रहे हैं। कुंवर सिंह जी, मैं आपसे पेट्रोल डीजल की बात कर रही थी। कांग्रेस के जितने भी राज्य हैं, वहां पर कांग्रेस क्या कर रही है ये बता दें। पेट्रोल डीजल की बात बताएं सबसे पहले, महंगाई को लेकर, क्योंकि सबसे ऊपर रहती है कांग्रेस। मैं मुस्कान जी बहुत बहुत बधाई देता हूं कि देश के बेटी इतने धारदार सवालों के साथ हम सबको सवालों के घेरे में ला रही है। आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आप छोटी बहन हो हमारी। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, पेट्रोल डीजल का सीधा सीधा संपर्क केंद्र की सरकार से होता है। आपने जीएसटी का हिस्सा नहीं दिया, इसके बावजूद भी छत्तीसगढ़ में हमने 10 रुपया पेट्रोल डीजल के रेट घटाए, राजस्थान में रेट घटाए, पंजाब में रेट घटाए। मैं एक बात और कहना चाहता हूं, रसोई गैस हो चाहे पेट्रोल डीजल हो, देश की सरकार जब कहीं चुनाव होता है तब रेट क्यों नहीं बढ़ते? इसके बाद अगर ये कहते हमारे बस में नहीं है, आप 2014 के पहले चले जाइए, 110 रुपया प्रति बैरल था, तब हम 70 रुपया लीटर पेट्रोल उपलब्ध कराते थे। आज 80 रुपया प्रति बैरल है तो ये 114 रुपया उपलब्ध करा रहे हैं। ये भी तुलना कर लीजिए, क्योंकि देश की जनता देख रही है। और एक बात आपने मुझसे कही है कि हम क्या काम कर रहे हैं और बेटियों के सम्मान में और आंकड़ों के। मुस्कान जी, मुझे दुख है, चाहे वो हमारी सरकार हो चाहे जिसकी सरकार हो, यदि किसी भी बेटी के साथ या देश की बेटी के साथ कुछ होता है, हम सबको शर्मसार करता है। लेकिन हम एक बात और कहना चाहते हैं, यदि ऐसी घटनाओं करने वालों को, करने वाले को, यार बीजेपी के नेता सुन तो लो। ठीक है बिरपाल जी, मैं लौटूंगी आपके पास, एक बार उनकी बात पूरी होने दीजिए। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि देश की बेटी के साथ कहीं भी हो, आपको तत्काल उस पर कार्यवाही करनी चाहिए। रात को 3 बजे जला नहीं देना चाहिए। दुनिया ने देखा जिस तरह से हाथरस की बेटी के साथ अत्याचार हुआ। मैं एक बात और कहना चाहता हूं, कुंवर सिंह जी, कि कहीं मैं मानती हूँ आपकी बात कि देश की बेटी को रात को जलाना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था। वो तस्वीरें हमने देखी और वाकई बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था, नहीं उसको किसी भी तरीके से हम ग्रांटेड ले सकते हैं, लेकिन ग्रांटेड वो भी चीज नहीं ली जा सकती है। मुझे याद है कर्नाटक विधानसभा का हाल ही का जो कांग्रेस के विधायक ने बयान दिया था, आपको भी याद होगा वो बयान, जिसमें कहा था कि अगर आप रेप को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं तो लेटिए और मजे लीजिए। इस तरीके के बयान कांग्रेस देती है, कहां से किस पार्टी पर जनता विश्वास करेगी आप ये तो बता दें। किसी भी पार्टी पर जनता विश्वास नहीं कर पा रही है इस समय। मुस्कान जी, मैं व्यक्तिगत ऐसे बयान देने वाले की घोर भर्त्सना करता हूं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने अभी कहा बेटी पढ़ाओ बेटी पटाओ, ताली उस पर भी जरा बीरपाल जी बजा दीजिए कि देश का प्रधानमंत्री कहता है बेटी पढ़ाओ और बेटी पटाओ। ये शर्मनाक बात नहीं है कि देश के अंदर क्या इज्जत है? और तो कहा जाता है कि जनता अब इस असमंजस की स्थिति में आ गई है कि कौन सी सरकार पर विश्वास करे, जाए कहां जनता, जब इतने बड़े इतने अनुभवी लोगों को जब बिठाया है ना सत्ता में, उसके बावजूद जब इस तरीके की स्थितियां होती है तो दिल दुखता है, आप ये समझिए। और वो जो कसक है ना वो नहीं निकलेगी। बेशक बात बेटियों की हो, बेशक जब बात बराबरी की होती है उसके बावजूद बेटियों के साथ इस तरीके की हरकतें जब होती हैं तो सवाल उठना दोनों ही सरकारों से लाजमी है।
समय की कमी है मेरे पास। मैं रेशमा जी आपके पास आना चाहूंगी, आपका आखिरी कमेंट भी चाहूंगी जी और मैं समझना चाहूंगी आपसे ये जो बात अभी तक जिसका जिक्र हुआ उस पर पूरी प्रतिक्रिया मैं आपसे चाहूंगी सबसे पहले। जी धन्यवाद मुस्कान जी, लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगी कि पहले तो मैं गंगा के ऊपर जो लाशें हमें नजर आई थी उसके ऊपर मैं अपनी एक प्रतिक्रिया छोटी सी है पर देना चाहूंगी कि हमारा जो देश है वो हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ है, और अगर हमारे घर में मृत्यु भी होती है तो भी वो हम गंगा के किनारे उसका दाह संस्कार करते हैं, उसकी अस्थियों को हम अपने सोचते हैं कि हाँ, हमारा जो संस्कार नहीं हुआ है, सीधे उस पे दफना दिया है। कुंवर सिंह जी बात सुनने दीजिए एक बार। कोरोना काल में जो गंगा के ऊपर जो लाशें हमें नजर आई थी वो हमारी कहीं ना कहीं, आज जब कोरोना काल में किसी भी घर में मृत्यु हुई तो हर किसी का ये रहा कि हमारी जो उसका जो डेड बॉडी है, जो उनकी परिवारजनों के, उसको हम जो है वो गंगा के किनारे, जो कि एक धर्म और धार्मिकता से जुड़ी है, हिंदू धर्म की भावनाओं से जुड़ी है, वहां पर हम उसका संस्कार करें या वहां पर हम उसको समर्पित करें। तो हो सकता है कि इसी वजह से हमने वो चीजें एक बार नजर आई होंगी, एक बार लेकिन ये भी ऐसा ज्ञात नहीं होना है कि चाहिए हमने रेशमा उसको जी, फेंक के रेशमा रख जी दिया ये या छोड़ भी के ये रख भी दिया ज्ञात होना या वो चाहिए कोरोना सनातन काल में धर्म में, रहा होगा। रेशमा जी जी ये भी ज्ञात होना चाहिए सनातन जी धर्म में लाशों को या फिर शवों को या फिर आप ये लगा लिए जो शरीर होता है, जो भी व्यक्ति जी होता है उसको इस तरीके से जल में प्रवाहित नहीं किया जाता, अस्थियां मात्र विसर्जित की जाती हैं, पूरी डेड बॉडी तो को नहीं विसर्जित किया वो जाता। जी मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि उसको वो प्रवाहित ऐसे नहीं किया जाता, वो गंगा के ऊपर प्रवाहित करेंगे जिस तरीके से वहां पर वो हर एक राज्य से वो जो थी राशि जो लोगों ने भेजी थी वो प्रवाहित करी थी, वो वहां पर बहते बहते आई और वो एक जगह हमें इकट्ठी हुई जहाँ पे उसका एक एरिया था, वहां पे वो हमें रेत के उतरने के बाद वो नजर आई। वो चाहे वो कोरोना काल से हो या लोगों को मन में इतना भय बैठ गया था ये उसी इस वजह बात से का जवाब उन्होंने सिर्फ इतना सा है, इस बात का जवाब इतना सा है, यहाँ पर भी सरकार की सबसे बड़ी खामी नजर आई रेशमा जी, मानिए चाहे ना मानिए, चाहे बीजेपी प्रवक्ता भी ना माने, लेकिन वो लाशें दिखी सिर्फ इस वजह से क्योंकि शर्मनाक ये बात है, बहुत निंदनीय, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण ये बात कि उस समय में देश में लकड़ियों तक की कमी हो गई थी, लोगों को जलाने के लिए लकड़ियां तक नहीं मिल रही थी। सबसे बड़ा कारण ये था उन लाशों का इस तरीके से जल में प्रवाहित होने का। फिलहाल समय की मेरे पास कमी है, मैं नहीं आप तीनों के पास आना चाहूंगी, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का, समय की कमी है बिरपाल सिंह जी, मैं नहीं आ पाऊंगी आपके पास, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा हमारे साथ करने के लिए। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से प्रधानमंत्री का भाषण रहा उसमें तमाम जो चीजें प्रधानमंत्री ने कांग्रेस को लेकर निशाना साधा, निशाना कांग्रेस पर साधना लाजमी था, लेकिन फिलहाल सबसे पहले बीजेपी को अपने अंदर भी झांक कर देखने की जरूरत है कि जिस कोरोना काल में वो मैनेजमेंट का हवाला देती है और खुद को क्लीन चिट देती है, वो मैनेजमेंट कितना मिस हुआ है, कितना मिसमैनेजमेंट है और कितना जनता ने भुगता, वो तमाम आंकड़े जनता के सामने होने चाहिए। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप बने रहिए एनबी न्यूज के साथ।